हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका इवोल्व ज्ञान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम जो चीज़ें पढ़ चुके हैं उनके बारे में देखते हैं। हम जो लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि इसमें आपने पढ़ा था डीएनए का डबल कोलेट मॉडल जो होता है उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इरविन चारगाफ का नियम, चारगाफ लॉ। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। जो इरविन, यहाँ पे चारगाव्स रूल, या अपन कह सकते हैं कि चारगाव का नियम किसने दिया था। तो चारगाव का जो नियम था, चारगाव्स रूल, या अपन कहेंगे इसको किसने दिया था, इरविन चारगाव। इरविन चारगाव थे जिन्होंने इस नियम को दिया था। इरविन चारगाव ने अपने जो दो नियम दिए थे, दो नियम कौन कौन से। पहला नियम है इसके अंदर कि इन्होंने कहा था कि जो प्यूरिन्स होते हैं वो पिरामिड के इक्वल पाए जाते हैं किसी भी डीएनए कंटेंट के अंदर। प्लस दूसरा रूल है हमारा बेस रेशियो रूल। तो एक एक करते हुए हम इसको डिटेल से देखते हैं। पहला हमारा जो नियम है वो कौन सा है, इक्विवेलेंसी रूल। पहला कौन सा रूल है, इक्विवेलेंसी रूल। ये जो इक्विवेलेंसी रूल है इसके बारे में बताने वाले पहले साइंटिस्ट कौन थे, इरविन चारगाफ। तो इक्विवेलेंसी रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो डीएनए होता है उसके अंदर जो कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है प्यूरिन एंड पिरामिडिन्स की, ठीक है, देखते हैं इक्विवेलेंस है। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार डीएनए में उपस्थित प्यूरिन की सांद्रता प्यूरिन की मोलर सांद्रता, या अपन कहेंगे इसकी मोलर कंसंट्रेशन, मोलर सांद्रता पिरामिडिन की मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता को क्या बोलेंगे अपन, मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन। ठीक है, बराबर होती है, या कहेंगे इक्वल होती है। ठीक है, इसी चीज को अपन देखते हैं यहाँ पे कि जो मोलर कंसंट्रेशन वो किस प्रकार से इसमें इक्वल पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, हमने कहा कि जो प्यूरिन्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, पिरामिडिन्स के बराबर होते हैं। तो प्यूरिन इज इक्वल टू पिरामिडिन। यहाँ पे अपन लिख देंगे प्यूरिन की मोलर सांद्रता इक्वल्स टू पिरामिडिन की मोलर सांद्रता। ये एक दूसरे के इक्वल होती है। अब प्यूरिन की मोलर सांद्रता इसके बराबर होती है तो अपन इसको किस प्रकार से लिखते हैं, प्यूरिन, यहाँ पे प्यूरिन कौन कौन से आते हैं डीएनए के अंदर, प्यूरिन आएगा इसके अंदर A+G बराबर होगा T+C के। अब हम इसको जो पक्षों का चेंज होता है अपन कहेंगे कि इसको इस पर ट्रांसमिशन बनती है इसके अंदर E+G/T+C इज इक्वल टू 1। तो ये होती है जो इस कंसंट्रेशन के अंदर अपन बात करेंगे इसमें, यहाँ पे इसका ये मेन फॉर्मूला होता है इससे रूल्स के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज देखते हैं इसके अंदर जो बेस रेशियो रूल है हमारा, इसके अलावा इसमें और भी कई चीजें आती है जिनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो हमने लास्ट इक्वेशन लिखी है वो किस हिसाब से थी कि जो A+G है वो T+C के बराबर यहाँ पे 1 होता है। ये हमने इसकी लास्ट जो वैल्यू थी वो हमने इसके अंदर लिखी है। अगला इसका पॉइंट है कि हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो E प्लस ये सॉरी A/T बराबर G/C बराबर 1।
ये भी हम इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो इसको इस हिसाब से भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये इसको हम ई प्लस जी बराबर टी प्लस सी, ये भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। अब रही बात इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की, तो हम इसमें कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसको वन कैसे। सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पे एग्जांपल ले रखे हैं कि जो एडेनिन है उसकी कंसंट्रेशन लेते हैं सपोज दैट हम 20%। अगर एडेनिन 20% है तो जैसा कि हमने पिछले जो मॉडल पढ़ा था डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, डबल हेलिकल मॉडल, उसके अंदर हमने ये चीज़ बताई थी कि जो डीएनए के अंदर एडेनिन है वो हमेशा थाइमिन से बेस पेयरिंग करता है, तो एडेनिन इक्वल होगा थाइमिन के। तो एडेनिन अगर 20% है देन थाइमिन भी कितना होगा 20%। ठीक है। अगर थाइमिन 20% है यहाँ पे, तो अपन बात करते हैं इसके अंदर थाइमिन के अलावा ग्वानिन कितना होगा। डीएनए के अंदर टोटल कंसंट्रेशन कितनी होती है 100%, 100 में से 20 ये हो गया, 20 के दिन हमारे पास ग्वानिन कितना होगा, टोटल बचा है 100 - 40 यानी कि 60%। 60% में से ग्वानिन कितना आ जाएगा 30%। ग्वानिन 30% तो देन साइटोसिन भी हमारा कितना होगा 30%। ठीक है। अब इस चीज़ को यहाँ पे अपन मेंशन करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, यहाँ पे फॉर्मूला हमारा ए का मान कितना है यहाँ पे 20 प्लस जी का वैल्यू कितना है 30 अपॉन साइटोसिन कितना है इसके अंदर, थाइमिन पहले 20 और साइटोसिन भी 30। देन टोटल आंसर इसका 50/50 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा यहाँ पे हैंड्स प्रूव होती है, ये वाली हमारी टर्मिनोलॉजी। क्लियर है यहाँ तक का। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड रूल इसका, जो अभी पढ़ा है हमने इसके अंदर चारगाव का सेकेंड रूल। चारगाव का जो सेकेंड रूल है वो कौन सा है यहाँ पे, बेस पेयर रूल। इक्विवेलेंसी रूल को अपन हिंदी में बोलते हैं यहाँ पे समतुल्यता का नियम। क्या बोलेंगे इसे, समतुल्यता का नियम। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग उन्हें बताया प्यूरिन इज इक्वल टू पिरामिड। अब दूसरा हमारा है बेस पेयर रूल। बेस पेयर रूल को अपन हिंदी में बोलते हैं यहाँ पे क्षार अनुपात नियम। क्या बोलते हैं, सार अनुपात नियम। सार अनुपात नियम के अकॉर्डिंग क्या था इसके अंदर कि जो अलग अलग बेस पेयर्स होते हैं, जैसे कि इसके लिए एक इक्वेशन दी जाती है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कि सार अनुपात नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो, इसके अकॉर्डिंग बताया जाता है यहाँ पे कि एडेनिन प्लस जो हमारा है थाइमिन अपॉन गुआनिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू क्या वैल्यू आती है हमारी इसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू आती है। उस कांस्टेंट वैल्यू के बेसिस पे पर क्या कहेंगे इसको, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं दो तरीके से आगे। कांस्टेंट वैल्यू है वो दो तरीके से, कैसे, एक तो कहेंगे इसमें एक से कम, एक कहेंगे इसमें एक से ज़्यादा। एक से कम, एक से अधिक। अब एक से कम एक से अधिक ये वैल्यू कब आएगी, ये चीज़ अपन देखते हैं यहाँ पे। पहले हम इसको देख लेते हैं इधर, एक से कम एक से ज़्यादा कब आएगी इसमें वैल्यू। हम्म, ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो हमने कहा कि जो एडेनिन प्लस दूसरा हमारा था इसके अंदर थाइमिन अपॉन गुआनिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एक से ज़्यादा और एक से कम बता रहे हैं, पर एक से कम और एक से ज़्यादा, ये दो वैल्यू आ गए इसमें। तो दो वैल्यू को कैसे डिफाइन करेंगे, ये ज़्यादा कब आएगा, सपोज दैट अगर ए और टी का कंसंट्रेशन ज़्यादा लेते हैं, पर ए और टी ज़्यादा लेने का मीन्स है अगर सपोज दैट हमने रखा यहाँ पे 40 तो है हमारे पास एडेनिन प्लस थायमिन भी है 40 अपॉन नीचे है ग्वानिन 20, सॉरी ग्वानिन 10 और ये भी साइटोसिन भी 10। तो हमारा राइट आंसर इसके अंदर क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा इसके लिए अगर हम कट करेंगे इसको तो 80/20 देन आंसर हमारा आ जाएगा 4, जो कि एक से ज़्यादा है। एक से ज़्यादा होने का मतलब यहाँ पे कौन सा वाला वैल्यू आ जाएगा, हम इसको एक से ज़्यादा मीन्स 80 ज़्यादा है, ए और टी ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा ये वाली चीज़, तो अपन इसको मेंशन कैसे करेंगे इसमें,
ए और टी ज़्यादा है तो एक से अधिक। अगर इसको डीएनए को बात करेंगे तो कैसा वाला डीएनए बनेगा हमारा ये, 80 टाइप डीएनए। कैसा डीएनए होगा, 80 टाइप डीएनए, क्योंकि हमने इसमें ए और टी की कंसंट्रेशन ज़्यादा रखी तब हमारा आंसर एक से ज़्यादा ये कॉन्स्टेंट मिलेगा। सेम अगर जी और सी ज़्यादा रहेगा तो हमें मिलेगा जी सी टाइप डीएनए। क्लियर है। अब ये चीज़ हमने इसके अंदर मेंशन कर दी है, जो 80 टाइप है जीसी टाइप है वो पाया किस में जाता है वो चीज़ अपन देखते हैं। 80 टाइप और जीसी टाइप डीएनए जनरली अपन कहेंगे तो 80 टाइप डीएनए जो है वो पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। किस में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट, और ये किस में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट। क्लियर है यहाँ तक का, ये होता है हमारा बेस पेयर रूल। अब ये जो बेस पेयर रूल है, सारयुग्म नियम है, इसके अंदर हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का बता दिया है, इसका एग्जाम्पल भी हम देख चुके हैं। जनरली जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका वैल्यू अपन जैसे दो एग्जांपल देखते हैं इसका। इकोलाई बैक्टीरिया जैसे होता है तो इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर ये कितना परसेंटेज है, या अपन कहेंगे इसका जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कितना आता है। ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे इकोलाई है, इकोलाई में आता है 0.92, और जबकि इसका एग्जांपल अपन देखेंगे तो ह्यूमन होता है, ह्यूमन में आता है ये वाला वैल्यू जो है हमारा 1.56। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो इतनी आती है, तो इसके आधार पे ये चीज़ अब इसमें मेंशन करते हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का देखते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला हमारा इसका जो क्वेश्चन है वो देखो इसके अंदर, पहला हमारा क्वेश्चन रीड करो, इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में 32% साइटोसिन है तो एडेनिन तथा थाइमिन की मात्रा क्या होगी। ठीक है। इसी को अपन को सोल्व करके देखते हैं अभी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इसके अंदर। चलो ठीक है देखते हैं। हाँ, यदि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में गुआनिन की मात्रा यहाँ पे 32% है तो साइटोसिन एडेनिन तथा थाइमिन की मात्रा क्या होगी। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, हमारा रूल क्या कहता है कि जितना प्यूरिन्स होते हैं उतने ही पिरामिडिन्स होते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमारे को गिवन डेटा क्या है, यहाँ पे गुआनिन दे रखा है, गुआनिन का कंसंट्रेशन है 32%। अगर गुआनिन 32% हमारा दिया गया है तो गुआनिन किसके बराबर होता है, साइटोसिन के, तो गुआनिन के बराबर क्या लिखेंगे अपन, साइटोसिन। तो यहाँ पे साइटोसिन पे कितना होगा 32%, दोनों का एडिशन कितना हो गया 64%। तो टोटल 100 डीएनए% में से 64% अगर ये दोनों है तो ए प्लस टी का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे बचा है 100 में से 64 का अपन लेस करेंगे यहाँ पे तो कितना वैल्यू बचेगा इसमें से, ये 100 ये -64 वैल्यू, तो देन हमारा आंसर बच गया इसमें से 36। कितना बचेगा यहाँ पे, 36% हमारा यहाँ पे ये वैल्यू बचेगा। ठीक है। अब 30% वैल्यू ये जो बचा है ए प्लस टी को एडेनिन का इक्वली देखेंगे तो एडेनिन आ जाएगा 18% और थाइमिन कितना आ जाएगा 18%। ये चीज़ हमसे पूछी कि इसमें कि कौन सी वाली चीज़ कितनी होगी, तो परसेंटेज हमने बता दी है, डबल स्टैंडर्ड में 32 ये है, तो ये वाली चीज़ हमें इस प्रकार से इसमें बताते हैं। ठीक है भाई, गुआनिन जितना होगा उतना साइटोसिन, जितना यहाँ पे एडेनिन होगा उतना यहाँ पे थाइमिन, तो दोनों का ये चीज़ हमने मेंशन कर दी। अगला क्वेश्चन देखो इसके अंदर, यदि किसी डीएनए की एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में सारों का अनुक्रम ये वाला दिया हुआ है तो इसको डीएनए में हाइड्रोजन बंधों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो इसमें क्या सीक्वेंस है, ए टी जी सी ए टी सी। ठीक है। अब ये डीएनए का अनुक्रम हमें दिया गया है, तो सिंपल सी बात है, एडेनिन देखो कितने बॉन्ड के साथ में जुड़ता है, दो, थाइमिन दो, गुआनिन तीन, साइटोसिन तीन, एडेनिन दो, थाइमिन दो, साइटोसिन तीन। ठीक है। इस प्रकार से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल बॉन्ड कितने हो गए, दो प्लस
दो चार, तीन सात, 10, दो 12, 14 और तीन 17। तो आंसर क्या आ जाएगा? 17 बॉन्ड्स इसके अंदर यहाँ पे पाए जाएंगे। और क्वेश्चन देखते हैं इसके नेक्स्ट अपन। अगला क्वेश्चन देखो, डीएनए के एक ही छोटे से, यहाँ पे देखो इसमें कि डीएनए के एक छोटे टुकड़े में 50 थाइमिन तथा 80 ग्वानिन प्रेजेंट है, तो डीएनए की न्यूक्लियोटाइड की कुल संख्या क्या होगी? न्यूक्लियोटाइड की संख्या पूछ रहा है डायरेक्ट इसके अंदर। तो सिंपल सा अपन देखते हैं इसके अंदर। देखो कितना दे रखा है, डीएनए के अंदर ग्वानिन है और ये 50 है थाइमिन। तो गिवन डेटा है थाइमिन कितना है 50। दूसरा क्या दे रखा है इसके अंदर, ग्वानिन है 80। अगर थाइमिन 80% 80 है तो अपन ने कहा है कि एडेनिन बाइंड करता है थाइमिन के साथ में, तो दो बॉन्ड के साथ में प्लस। अगर थाइमिन 50 है हमारा तो यहाँ पे एडिन भी कितना होगा 50 प्लस। गुआनिन है वो बाइंड करता है साइटोसिन के साथ में, अगर 80 गुआनिन है तो साइटोसिन भी कितना होगा 80। तो टोटल कितने हो गए, प्लस ये हो गए 100 और प्लस ये हो गए 180। तो दोनों का आंसर, राइट आंसर आ जाएगा हमारा 260 न्यूक्लियोटाइड से प्रेजेंट होंगे इस कंप्लीट जीनोम के अंदर। क्लियर, यहाँ तक का हमारा ये कंसेप्ट है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखो, यदि किसी डीएनए का क्षार अनुपात ये दे रखा है हमें, तो जीसी प्लस, तो अगर कंसंट्रेशन मात्रा देखो क्या दे रखा है, पहले गिवन है क्षार अनुपात। क्या दे रखा है क्षार अनुपात, देखते हैं कि बेस रेशियो हमें गिवन मिला है। बेस रेशियो कितना दे रखा है 0.03, ये हमें गिवन डेटा है। प्लस इसके अलावा क्या दे रखा है, अगर ए और टी की कंसंट्रेशन, ए प्लस टी की मात्रा है 30,000। क्लियर है यहाँ तक का। अब हम इसको बेस पे रूल से ही इसको सॉल्यूशन करते हैं, बेस पे रूल के अकॉर्डिंग इसका। ठीक है, देखो अब यहाँ पे दिया गया है बेस रेशियो रूल क्या था हमारा, ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब कॉन्स्टेंट वैल्यू जो थी हमारी वो दे रखी है हमें इसके अंदर, कि जो वैल्यू आएगी वो कितनी है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है बराबर, देखो कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है 0.03 प्लस ए ओ टी दे रखा है 30,000 अपॉन जी प्लस सी। अब हमें वैल्यू निकालनी है इसके अंदर। पूछा क्या है, सारा अनुपात ये दे रखा जी प्लस सी की मात्रा, ये चीज़ हमें वैल्यू पूछी गई है। तो ठीक है, कैसे निकालोगे, इसको यहाँ पे चेंजेस करो और इस वाली वैल्यू को यहाँ पे ले आओ। सिंपल सा 30,000 अपॉन 0.03 इज इक्वल टू जी प्लस सी। यहाँ से अपन पॉइंट हटाएंगे इसका, तो यहाँ पे इनटू में चला जाएगा इसके 100। देन हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा इसके अंदर, कितनी कंसंट्रेशन होगी जी और सी की मात्रा के लिए, जी और सी परसेंट यहाँ पे। ये 3 है, इसको इससे कट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, एक सेकेंड, 0.03 दे रखा है। यहाँ से इस पॉइंट को हटाओगे, मल्टीप्लाई में 100, 3 का तुम डिवाइड करोगे इसके अंदर, यहाँ से कट करोगे तो हमें मिलेंगे 10,000। अब 10,000 का यहाँ पे टोटल वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई करोगे, देन कितना आ जाएगा, हम्म, ये इसका राइट आंसर होगा बराबर जी प्लस सी। जी प्लस सी का वैल्यू यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसको रीड करो एक बार। जो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी डीएनए अणु में 20,000 सारिकां उपस्थित हो तो उसकी लंबाई क्या होगी? सॉल्यूशन देखो इसका। डीएनए में क्या प्रेजेंट है, डीएनए में 20,000 बेस पेयर प्रेजेंट है, पूछा है हमसे लेंथ। अब लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर हमें पता होने चाहिए कि दो सार युग्मों के बीच की दूरी क्या होती है। तो इसको निकालने के लिए क्या चीज़ सबसे पहले है,
दो सारियों के बीच की दूरी, दो बेस पेयर या सारयुग्म कहेंगे, दो बेस पेयर के बिटवीन डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस होती है? 0.34 नैनोमीटर। 0.34 नैनोमीटर यहाँ पे पाई जाती है लेंथ। अब इससे पूछा है कि लेंथ कितनी होगी यहाँ पे। तो 20,000 हमारा दिया गया है कंप्लीटली, और अपन इसको जैसे एंगस्ट्रॉम में निकालेंगे या फिर और अलग अनदर तरीके से निकालेंगे इसके अंदर। तो लेंथ को निकालने का सिंपल सा तरीका है, या तो ये चीज़ अपन लिख सकते हैं या इसमें 3.4 एंगस्ट्रॉम। 3.4 एंगस्ट्रॉम क्लियर है। अब इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो चीज़ देखो इसमें। ठीक है, लेंथ निकालते कैसे हैं? डीएनए की लंबाई या लेंथ बराबर सार युग्म भाई कितने दिए गए हैं, मल्टीप्लाई दो कर्मिक सार युग्मों के बीच की दूरी। अब देखो दूरी किस हिसाब से, टोटल बेस पे पूछ रहा है। टोटल कितने दे रखे हैं हमारे को? इसके अंदर दे रखे हैं 20,000 मल्टीप्लाई कितना है, दो कर्मिक की डिस्टेंस बीच की यहाँ पे 3.4 एंगस्ट्रॉम। सिंपल सा है, इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करके टोटल हमारा आंसर आ जाएगा इसके अंदर। इसका कितना आंसर आएगा? 3.4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा इसका 68,000 एंगस्ट्रॉम। ये है हमारा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, वापस से देख लो क्या करना है। अगर जैसे सपोज समझो इस चीज़ को कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो कि एक लोग, एक कोई इंसान खड़ा है, जस्ट उसके पीछे दूसरा खड़ा है 1 मीटर की दूरी पे, दूसरा उससे आगे 1-1 मीटर के, 1-1 मीटर, 1-1 मीटर, तो 10 लोग हैं। तो 10 लोगों के हर के बीच में 1-1 मीटर की डिस्टेंस है। तो पर डिस्टेंस निकालनी हो तो दो लोगों के बीच 1 मीटर की डिस्टेंस, 10 लोग हैं, 10 से मल्टीप्लाई करोगे एक के साथ तो कितना आ जाएगा? 10 मीटर से वही चीज़ है। तो न्यूक्लियोटाइडों के बीच में या दो नाइट्रोजन शार्कों के बीच डिस्टेंस कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो हम जितने भी न्यूक्लियोटाइड हमें दिए गए या बेस पे दिए गए उनको मुझसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डीएनए के एक टुकड़े में 8 कोइल पर टर्नल के हिसाब से है, 30 सार युग्मक दो हाइड्रोजन बंधों के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसमें डीएनए में ग्वानिन की कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, एक एक करते हुए इसकी जो वैल्यू है वो देखो। सबसे पहले 8 टन के हिसाब से इसके अंदर दिया गया है। देखो सॉल्यूशन देखो इसका, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट देखते हैं। एक कोइल में बेस पेयर कितने होते हैं? 10। एक जो हेलिक्स होता है, हेलिक्स या कोयले की बात है, एक हेलिक्स में कितने परसेंट होते हैं? यहाँ पे 10 बेस पेयर्स परसेंट होते हैं। तो 6 के अंदर कितने परसेंट हो गए अपन? या फिर 8 हमारे पास दे रखे हैं, 8 कोयल, तो 8 में कितने होंगे? 8 कोयल पर टर्न के हिसाब से बात करेंगे, कितना होगा इसका? 8 × 10 बराबर 80। ये हमारा इसका वैल्यू आ गया 80। 80 वैल्यू जो हमारा आया है, अब उसमें देखते हैं हम। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, 30 सार युग्मों में दो हाइड्रोजन बंध है। तो 30 के हिसाब से दो हाइड्रोजन बंध अपन निकालेंगे। तो दो हाइड्रोजन बंधों के हिसाब से कितने आ गए? हम्म 30 सार युग्म या बेस पेयरों में एच बॉन्ड, 30 में दे रखा है वो भी डबल, डबल वुड दे रखा है। डबल वुड होने का मतलब है यहाँ पे 30 सार युग्मों में दो हाइड्रोजन बंध होने का मतलब है कि इसके अंदर 30 तो है एडेनिन और 30 ये इसमें थाइमिन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के हिसाब से इसके अंदर टोटल 30-30 यहाँ पे अपन बॉन्ड परसेंट बता देंगे। अब टोटल इसके अंदर बता दिया है हमें कि बेस पेयर से के हिसाब से, तो ये पेयर कितने हो गए?
30 बेस पेयर है, टोटल पेयर हमारे पास 80 है। तो 80 माइनस 30 अगर करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा हमारा इसका? भाई एडेनिन हमारे पास में ये चीज़ है, टोटल हमारे पास कितने हैं बेस पेयर्स? 80 बेस पेयर। और ये दोनों है पेयर के रूप में कितने हो गए? 30 बेस पेयर। ठीक है। अब 80 माइनस 30 बेस पेयर करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 50 बेस पेयर। ये 30 तो किसके हो गए? एडेनिन एंड थाइमिन। और 50 बेस पेयर किसके हो गए? 50 में आ जाएगा हमारा गुआनिन प्लस साइटोसिन बराबर 50 बेस पेयर। अब 50 बेस पेयर होने का मतलब है यहाँ पे इसके अंदर कि 50 के अंदर बेस पेयर्स है, तो 50 ही तो होगा हमारा गुआनिन और 50 ही होगा इसके अंदर साइटोसिन। ये चीज़ इसके अंदर मेंशन कर दो। तो गुआनिन वैल्यू पूछा है इसने, गुआनिन कितना आ जाएगा? 50। वापस से देखो इसमें सॉल्यूशन में, एक कोयल में जनरली हमारे पास में जो कोयल स्ट्रक्चर दी जाती है उसमें कितने होते हैं? 10 बेस पेयर्स होते हैं। अब 8 10 बताएं, 8 हेलिक्स है, 8 के अंदर कितने बेस पेयर हो गए? 80 बेस पेयर। 80 में से इसने 30 का ऐसे बोल दिया कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। डबल बॉन्ड से जुड़ने का मतलब वो एडेनिन और थाइमिन है जो डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, तो 30 बेस पेयर तो ये हो गए। टोटल 80 है, 30 ही हो गए, बच्चे कितने? 50। अगर हमारे पास 50 बच रहे हैं तो 50 बेस पेयर से लेस करेंगे, 50 में गवानीन 50 होगा और गवानीन के साथ साइटोसिन भी 50 होगा। भाई इस बेस पेयर को लिखोगे तो 50 तो हो गए हमारे पास में गुआनिन और 50 हो गए साइटोसिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमने लिखा है कि 3 किलो सार युग्म में डीएनए में गुआनिन की मात्रा क्या होगी यदि यदि उसमें 800 एडेनिन उपस्थित है तो। ठीक है। इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं अब अगला। देखो कितना दे रखा है? 3 किलो बेस पेयर डीएनए है, तो उसमें गुआनिन की मात्रा क्या होगी यदि 3 किलो बेस पेयर का अपन पहले बेस पेयर निकालते हैं। किलो बेस पेयर को अपन बेस पेयर में लिखेंगे तो 3 × 10⁻³ आ जाएगा हमारे पास बेस पेयर। ठीक है। और बेस पेयर की अगर बात करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड कितना परसेंट होगा? तो 2 × 3 × 10⁻³ तो ये आ गया 6 × 10⁻³ ये क्या आ गया इसका टोटल न्यूक्लियोटाइड्स। टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने हो गए? देखो वापस से 3 किलो बेस पेयर है, बेस पेयर में कन्वर्ट करें तो 3 × 10⁻³ किलो को ओपन कर सकते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस पेयर में आ जाएगा। अब 200 मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जोड़े के रूप में होता है, पेयर में एक जैसे अपन इसको देख रहे थे सपोजिट क्या होता है इसके यहाँ पे फॉर्मूला हमने क्या लगाया कि 1 BP बराबर 2 न्यूक्लियोटाइड, तो 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई करा और मल्टीप्लाई करने पर हमें ये जो वैल्यू मिली है वो है हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स। 6 × 10⁻³ यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड हमें मिल चुके हैं। ठीक है। ये अपन कहेंगे इसको तो कितने हो गए? 6000, या क्या लिख सकते हैं इसको? 6000 न्यूक्लियोटाइड्स हमें मिल चुके हैं। अब ये जो 6000 न्यूक्लियोटाइड है वो किसकी वैल्यू है? 6000 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे A+T+G+C बराबर 6000। अब यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, हमें यहाँ पे मेंशन करवा रखी है चूँकि एडेनिन बराबर है 800, तो हमारा यहाँ पे थाइमिन बराबर भी हो जाएगा 800। क्लियर है? चलो लिखते हैं इसमें फॉर्मूले में यहाँ पे एडेनिन है हमारे पास में 800 प्लस थाइमिन भी हो गया 800, 800 800 1600 प्लस बचे हमारे पास में अब देखो इसको अगर हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे इसके अंदर तो G+C बराबर 6000 माइनस 1600, देन हमारा आंसर आ जाएगा इसका अगर इसको लेस करते हैं तो 4400। और इनका हाफ हाफ करोगे क्योंकि ग्वानिन और साइटोसिन का अगर हाफ हाफ कर दोगे देन आंसर क्या आ जाएगा? ग्वानिन बराबर 2200 और साइटोसिन बराबर 2200। ये है हमारा आंसर फाइनल इसका।
वापस से देख लो एक एक चीज़ को यहाँ पे इसके अंदर। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन 3 के भी है, बेस पेयर में कन्वर्ट करना है। बेस पेयर में कन्वर्ट के बाद डायरेक्ट क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। बेस पेयर को किसमें, न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करें। टोटल न्यूक्लियोटाइड हमारे पास में अगर 6000 दे रखा है तो टोटल वैल्यू हम इसमें निकालेंगे 6000। 800 800 दे रखा है, वैल्यू रखा, काउंट करा, चेंजेस करा, वैल्यू हमारे पास टोटल भाई 6000 है, जिसमें से 16 सेटिंग था मैंने माइनस कर दो, बचे 44, तो आधा आधा कर दो। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2200 हमारा इसके अंदर लास्ट वैल्यू जो है वो आ जाएगा। ठीक है, गुआनिन ने साइटों से निकाल चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 45,000 सार युग्म लंबे डीएनए में कुल कितने टर्न उपस्थित होंगे। ये देखो क्वेश्चन तो हमारा नेक्स्ट है। ये है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बट देखते हैं अभी इसका भी इजी पोर्शन। ठीक है, पूछ क्या रहा है इसमें, टर्न। टर्न की संख्या बराबर टोटल टर्न अपॉन, एक सेकेंड, टर्न की संख्या बराबर कुल सार युग्म अपॉन एक टर्न में परसेंट बेस पेयर। अब टोटल हमारे पास में देखो, फॉर्मूला देख लो वापस से, फॉर्मूला नहीं वैसे कंसेप्ट है इसमें। टोटल बेस पेयर्स कितने हैं हमारे पास जो दिए गए हैं, उसके अलावा एक बेस पेयर या अपन कहेंगे एक टर्न में कितने होते हैं। जैसे एक हेलिक्स होता है, एक हेलिक्स में अपन बताते हैं 10 बेस पेयर। टोटल हमारे को दिए गए हैं 45 बेस पेयर, तो इसमें पूछा है कितने हेलिक्स प्रेजेंट होंगे, कितने टर्न प्रेजेंट होंगे। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 45,000। और हमारे पास एक टर्न में कितने प्रेजेंट होते हैं, 10। तो डायरेक्ट सिंपल सा इसका कितने आगे, 45,000, 4500 टर्न कंप्लीट इस डीएनए के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, राइट। हमने कौन कौन से क्वेश्चन देखे हैं, एक बार वापस से इसके अंदर देख लेते हैं। चारगाप का नियम है यहाँ पे सबसे पहला। चारगाप के नियम के अनुसार दो मेंशन होते हैं, हमारा इक्विवेलेंसी रूल। मोलर कंसंट्रेशन, जो डीएनए की मोलर कंसंट्रेशन होते हैं उसमें प्यूरिन बराबर होते हैं पिरामिडिन के, ये हमने इसका फॉर्मूला लिखा है, ये वाली चीज इसमें ध्यान में रखने वाली है। दूसरा हमारा जो रूल है वो कौन सा है, ए प्लस टी अपॉन बराबर कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट के अंदर एक से कम आ रहा है जीसी टाइप डीएनए। जीसी टाइप डीएनए किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में, जिसका एग्जाम्पल लिखा इक्वल में 0.92। यूकैरियोटिक में एक से अधिक एटी टाइप डीएनए। ये इसके कुछ कंसेप्ट हमने जो समझे थे। नेक्स्ट है, हाँ ये क्वेश्चन है कंसंट्रेशन वैल्यू निकालने का। हर प्रकार के क्वेश्चन हमने जनरली इस टॉपिक की हमने यहाँ पे बोर्ड के द्वारा कर लिए हैं, कौन कौन से कैसे कैसे बोर्ड पूछता है। अगला देखो, ये हमने देखा इसमें डीएनए के अंदर 80% ये प्रेजेंट है, तो इसका वैल्यू निकालना, न्यूक्लियोटाइड का नंबर निकालना सीखा। इसमें हमने टोटल जी प्लस सी की कंसंट्रेशन देखी है। लास्ट दूसरा हमने 20,000 है तो लेंथ निकालना सीखा इसका। लेंथ के अलावा जो नेक्स्ट पोर्शन है हमारा, इसमें टर्न निकालना सीखे, भाई कितनी टर्न में क्या चीज़ें प्रेजेंट होगी। और लास्ट हमने देखा इसमें हर प्रकार के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे सारे के सारे हमने इस टॉपिक के लिए कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।